हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज के इस पहले चैप्टर जो आप चल रहा है, आज का हमारा जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर बनता है, जिसमें एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा पूछा गया है। पिछले लेक्चर्स में हमने जो है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निर्माण किया था। आज इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में आपके आएंगे, यानी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए किसी आवेशित अचालक गोले के भीतर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है स्थापित करना है। तो एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या व्यंजक होता है, इसको आज हम कंप्लीट जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना। इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं ये एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है। कि आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए कोई हमारा आवेशित अचालक गोला है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई बाहर भी ज्ञात करेंगे, उसके भीतर भी ज्ञात करेंगे और उसके सतह पर भी ज्ञात करेंगे, यानी तीनों जगह पर देखेंगे कहाँ कितना आता है। और ये जो आपका टॉपिक बनता है ये आपके एग्जाम में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के तहत जो है देखने को मिलेगा। मतलब ये आपसे कहा जाएगा कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए किसी आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब आपसे ऐसा भी कह सकता है कि अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए, या अचालक गोले के बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए, या अचालक गोले के सतह पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो जैसा पूछता है वैसा आपको बताना है। मैं आपको तीनों को अलग अलग करके आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए हमने जो बातें लिखा है इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। अभी एक डायग्राम बनाते हैं और उसी डायग्राम पर ये सारी बातें आपकी बैठ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या कहा है, हमने कहा माना एक अचालक पदार्थ का आवेशित गोला है। सबसे पहले एक आवेशित अचालक पदार्थ का गोला बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई आवेशित अचालक गोला है, भाई गोला है तो गोल रहेगा ही, जिसकी त्रिज्या r है। मतलब ये गोला है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी और इसकी त्रिज्या हमने जो क्या मान लिया, कैपिटल R है। भाई ये आवेशित अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या r है। और क्या कहा गया, और गोले को प्लस q आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है, यानी इस पूरे गोले को जो है हम प्लस q आवेश से आवेशित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, यही तो हमने लिखा है। माना एक अचालक पदार्थ का आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या r है, कैपिटल R है, देखो कैपिटल R त्रिज्या है, और गोले को प्लस q आवेश से आवेशित किया जाता है। भाई पूरे गोले को प्लस q आवेश से आवेशित किया जाता है। भाई आप चाहो तो ये ऐसे प्लस बना दो कि हाँ भैया पूरे गोले पर जो है प्लस q आवेश से हमने जो है आवेशित कर दिया गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या कहा गया, माना गोले के केंद्र से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। चलो भाई ये हमारा गोला है और गोले का केंद्र ये है और यहां से एक पॉइंट हम P लेते हैं जो कि स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित होता है। भाई गोले के केंद्र से केंद्र हमारा O हो गया और यहां से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आए नहीं, तो वही तो हमने लिखा है कि माना गोले के केंद्र से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान सुनिए, r को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है। भाई हम गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे तो चलो पहले गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। तो ये जो हमने स्मॉल r लिया है इसको त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ जो है खींचा जाता है। तो ये हमने r को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ जो है खींच लिए। और आगे क्या कहा गया, तथा बिंदु के परितः एक अल्प क्षेत्रफल dA लिया जाता है। पहले थोड़े से बात करेंगे ना, तो ये जो हमने बिंदु लिया है P, इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल जो है dA ले लिया गया। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। इतने तो हमने लिखा है और इतने हमने बनाया है। चलो अब इस पर जो है, अब ये अल्प क्षेत्रफल का जो वैद्युत फ्लक्स होता है आप जानते हैं d फाई E बराबर, आपको पता है d फाई E, अरे अल्प क्षेत्रफल की बात कर रहे हो तो d लगाओगे ना, तो d फाई E बराबर E dA cos थीटा। क्यों, यही तो पता है ना।
डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा। यहीं से हम स्टार्ट कर। एक चीज यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई कोण वोण तो बन नहीं रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ बचेगा डी फाई ई बराबर क्या बचेगा, ई डी ए बचेगा। क्यों, इतना तो बचेगा, अरे cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो ई डी ए बच जाएगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन करा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो डी फाई ई हो जाएगा, अब बराबर ई का तो कराओगे नहीं, हम इसी का कराएंगे, किसका, डी ए का कराएंगे। ठीक, देखो भाई ये डी ए जो है अल्प क्षेत्रफल के लिए है। अगर पूरे क्षेत्रफल की बात करें हम, तो पूरे क्षेत्रफल अगर हम गोले का देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बाई डी फाई ई। अब ये हमारा पूरा हो जाएगा फाई ई, तो ये हमारा ई तो रहेगा ही रहेगा, और ये अल्प क्षेत्रफल जो डी ए था, पूरा क्षेत्रफल जब बन जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या स्मॉल आर है। क्यों भाई, पूरा क्षेत्रफल अगर ले लोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और एक चीज आप जानते हो, फाई ई बराबर क्या होता है भाई, फाई ई बराबर होता है, क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये आपको अच्छे से पता है कि नहीं, बहुत अच्छे से पता। ये वैल्यू उठा के इसी पे रख देंगे, तो आप बताएंगे समीकरण 1 व 2 से, भाई दोनों समीकरण बराबर कर लो। तो इसको ये फाई ई की वैल्यू इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 और इक्वल ई, और क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो है। अगर हम यहाँ पर ई की वैल्यू निकालें तो हमारा ई बराबर क्या बन जाएगा भाई, 1 अपान, अरे 1 अपान में जाएगा ना, इसका सतह है तो नीचे जाएगा, 1 अपान 4 पाई, ये है एप्सिलॉन 0 भी है और क्यू भी है और आर स्क्वायर भी है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है निकल करके आ जाएगा। इतना समझ में आ गए, कुछ नहीं किया हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अचालक गोले के बाहर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार निकाला गया है। कुछ नहीं किया हमने, डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा, ये आपको अच्छे से पता है विद्युत फ्लक्स। और ये आप थीटा की वैल्यू 0 यहाँ होगा तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए आ जाएगा। आप दोनों का इंटीग्रेशन कराएंगे, तो थोड़े की बात कर रहा है, पूरे की बात करेंगे, तो जब पूरे की बात करेंगे तो ये फाई ई की वैल्यू आ जाएगा ई, और डी ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आराम से। और फाई ई बराबर, ये तो आपको पता है, पहले से पता है, इसको उठा के यहाँ रख दोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई दोनों बराबर करोगे तो ई बराबर ये हमारा व्यंजक मिल जाएगा। ये तो बात हो गई भाई, ये अचालक गोले के बाहर जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, समझ में आ गया ना। अब ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई अगर हम ये जो गोले का हमारा पृष्ठ है जिस पर धनावेश संपूर्ण रूप से फैला हुआ है, अगर यहाँ पर बात करें तब क्या होगा, तो एक चीज आप देख रहे हैं, ये जो आर लिखा है स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक, भाई अगर इतना हमें लेना है तो इसकी वैल्यू इतना हो जाएगा, मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। क्यों, तो यही फार्मूला पे जहाँ स्मॉल आर लिखे वहां कैपिटल आर लिख देते हैं, और क्या दिक्कत है भाई। फार्मूला हमारा ई बराबर क्या है, ई बराबर लिखा है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर लिखा है, यही तो फार्मूला लिखा है। अब हमने स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर कर लिया। भाई आप आर बराबर कैपिटल आर अगर रखते हैं, को रखने पर अगर इसको आप रखते हैं तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो मिल जाएगा, भाई यहाँ रखेंगे तो ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये रहेगा ही रहेगा, अब क्यू अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, और आर स्क्वायर ये हो जाए। समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से ये वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। यानी सेकंड कंडीशन जो है आपको ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ समझ में आया इतना कि नहीं। कुछ नहीं करना है, अगर आप ये जो अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या आर है और इससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप ज्ञात करते हैं, तो भाई एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा भाई डी फाई ई बराबर डी ए cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है डी फाई ई बराबर डी आ जाएगा। इसको ठीक से देखोगे तो डी ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और फाई ई की वैल्यू इतना होता है। दोनों समीकरण बराबर करोगे तो आराम से ई की वैल्यू इतना आ जाएगा। ये तो है
अचालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो एग्जाम में आपके जैसा पूछा जाएगा वैसे लिखेगा भाई। अचालक गोले के बाहर अगर पूछा जाता है तो यहीं तक आपको लिखना है। अगर आपसे कहा जाए कि अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां तक निकालने के बाद आप बताएंगे गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी R बराबर कैपिटल R हो जाएगा, और आराम से ये E बराबर ये जो फार्मूला है इसी में R की वैल्यू कैपिटल R रख देंगे, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बन जाएगा। यहाँ आप कैपिटल R रख देंगे। अगर कह दिया जाए कि अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। हम बात करें तीसरी कंडीशन की, तो तीसरी कंडीशन हमारी है गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अब की बार जो हमारा गोला होगा उसके भीतर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखो इसमें हमने जो लिखा है इसको आप वैसे बना के बता सकते हैं भाई। मान लीजिए ये हमारा गोला है भाई, हमने लिखा माना बिंदु P गोले के केंद्र से स्मॉल r मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए हमारा गोला था, अब इसके भीतर जो है भाई कोई हमारा दूसरा गोला है यहाँ भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी ये आपका कैपिटल R था भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल R था यहाँ से। अब की बार इसके भीतर जो है हम ये दूरी जो है स्मॉल r डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल r डैश। ये दूरी में हम जो है गोले के भीतर भाई, ये हमारा अचालक गोला है जिस पर जो है समान रूप से आवेश जो है पूरे में वितरित है। समझ में आई बात कि नहीं? तो हम जो है अब की बार गोले इस अचालक गोले के भीतर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे? तो इसमें लिखा है कि माना बिंदु P गोले के केंद्र से r डैश की मीटर की दूरी, r डैश मीटर की दूरी पर गोले के भीतर स्थित है। ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आवेश संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है भाई। ये जो आवेश है पूरे में समान रूप से वितरित है, तो इसमें भी समान रूप से वितरित है, इसमें भी होगा। इसलिए गाउसियन पृष्ठ के भीतर पड़ने वाला आवेश Q डैश होगा भाई। देखो पूरा गोला हमारा इतना बड़ा था तो उस पर Q आवेश था। अब की पूरे से थोड़े में बात करेंगे ना, इतने में बात करेंगे, तो अब कम हुआ आवेश की नहीं, तो इसको हम Q डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Q डैश लिखेंगे। तो देखिए इसका हम जो फार्मूला पर निकालेंगे, तो भाई आप जानते हैं d फाई E बराबर, फिर वही अल्प क्षेत्रफल लेंगे बिंदु P पर, तो आपको पता है EDA cos थीटा हो जाएगा। क्यों? वो यही तो लिखता हूं सबसे पहले, और ये हमारा थीटा बराबर जो है 0 होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा ये d फाई E बराबर EDA हो जाएगा। क्यों? यही हमने इससे पहले भी लिखा है, वही यहाँ पर भी हो जाए। एक चीज आप जानते हो, ये भाई इसका अगर हम इंटीग्रेशन कराते हैं भाई अल्प के लिए है तो d फाई E, और E का तो होगा नहीं, इसका होगा dA का। तो ये हमारा फाई E जो निकल के आ जाएगा, E तो रहेगा ही रहेगा, और dA अल्प के लिए था, पूरे के लिए हो जाएगा 4 पाई R, हमने R डैश लिया है तो ये हमारा 4 पाई R स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा R डैश स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना? ये आपका एक हो जाएगा। दूसरा आप जानते हैं फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से भाई, वैसे सेम टू सेम जब इसको आप रखेंगे तो ये हमारा Q अपान एप्सिलॉन 0 ये रहेगा ही रहेगा भाई, ये उठा के यहाँ आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा E 4 पाई R डैश स्क्वायर बन जाएगा। इतना आपका समझ में आ गया होगा। अब एक फार्मूला और आप जानते हैं कि रो बराबर होता है भाई, जो आयतन घनत्व होता है रो बराबर ये Q अपान V होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में इसका चर्चा किए थे। तो रो बराबर होता है Q अपान V। देखो भाई ये हमारा पूरा जो हमारा दिया गया है Q अपान V, अगर Q की वैल्यू देखते हैं तो ये Q रहेगा, और ये B जो है हमारा आयतन, पूरे गोले का आयतन जो होता है ये आपका 4/3 पाई R क्यूब होगा। और हमें इसमें से थोड़ा से कर निकालना है, तो ये बराबर होगा चूंकि बाई Q डैश इसको हम बता रहे हैं, और नीचे 4/3 पाई, और ये हमारा स्मॉल R डैश इसका क्यूब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इन दोनों को अगर देखेंगे तो हमारा Q अपान R क्यूब हो जाएगा, और बराबर Q डैश अपान ये हमारा R डैश क्यूब हो जाएगा। इतना आ जाएगा। अगर हम यहाँ से Q डैश की वैल्यू निकालते हैं Q डैश, तो हमारा Q डैश भाई अगर इसको निकालोगे तो इसके साथ ये है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा भाई ये Q R डैश क्यूब हो जाएगा, और बटे
आर क्यूब हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो ये जो हमारा घनत्व है, घनत्व पूरे का जो घनत्व है क्यू अपान बी होता है, ये हमने पहले बताया। अब अगर हम इसके घनत्व और इन दोनों घनत्व को बराबर माने अगर भाई इसका भी घनत्व होगा इसका भी, तो क्यू अपान 4 ये बी की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल आर है, और बराबर होगा इस छोटे वाले का यानी क्यू डैश, भाई क्यू की जगह हमने क्यू डैश माना, और ये 4/3 पाई और इसकी स्मॉल आर डैश त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा। इसको अगर देखें तो ये नीचे नीचे कट जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा। हमने वही तो लिखा, कहीं अलग से लिखा। हाँ, पहले ये बड़े वाले का देखा गया, उसके बाद छोटे वाले का, दोनों को हमने बराबर कर दिया। अरे भीतर ले रहे हैं ना, तो मान लो थोड़ा सा भीतर ले है, तो ये आपका भीतर हो जाएगा। तो दोनों हम कुल मिला के यहाँ से हमें क्यू डैश की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गया? यहाँ से हमने क्यू डैश निकाल लिया, तो इसके साथ ही है तो नीचे चला जाएगा, इनके साथ ही ऊपर आ जाएगा। ये तो हमने लिखा, कोई अलग से थोड़ी लिखा। देखो, और ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, भाई हमने क्यू डैश माना है। देखो भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर अगर आप निकालते हैं तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हमारा आर डैश स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? आर डैश स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर आर डैश स्क्वायर है, तो ये आपका आ जाएगा। अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर देखा जाए ये क्यू डैश की वैल्यू जो यहाँ पे है, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा क्यू आर डैश क्यूब अपान, और नीचे आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर आर डैश स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो यहाँ पे स्क्वायर है ये यहाँ पे कट जाएगा, एक बचेगा, और फिर हमारा E बराबर जो निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये रहेगा ही रहेगा। ऊपर क्यू है और एक आर डैश है, आर डैश है, और नीचे ये कैपिटल आर क्यूब है। इतना जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है भीतर निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो इसको। देखो भाई, भीतर निकालना है तो सबसे पहले डी फाई ई बराबर डी ए कास थीटा आपका हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तब हमारा कास 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ डी फाई ई बराबर ई डी ए हो जाएगा। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कराते हैं तो भाई डी फाई ई और ये डी ए का इंटीग्रेशन कराओगे तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर बनेगा, 4 पाई आर डैश स्क्वायर बनेगा। और हम फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 जानते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। समीकरण 1 और 2 से देखोगे तो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई 4 पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहीं पर इसको अगर आप ठीक करते हो, मान लीजिए अगर यहीं पर अगर इसको निकालते हैं तो यहाँ आपका ये मिल जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू अपान ये जो है भाई क्यू, क्या भाई यहाँ पर हम क्यू डैश मानेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये क्यू डैश अगर रहेगा तो क्यू डैश अपान आर डैश स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आएगा। चलो इसको जाने दीजिए। हमें यहाँ पर जब भीतर निकालेंगे तो इस पर जो हमारा घनत्व होगा, भाई आयतन घनत्व अगर देखा जाए तो ये हमारा रो बराबर क्यू अपान बी होगा। तो यहाँ पर भाई पूरे का अगर हम आयतन घनत्व देखते हैं तो ये क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या हमने कैपिटल आर लिया है। तो ये बराबर होगा, ये बीच वाले का जो भाई हमने थोड़ा से कम लिया है इसको अगर बराबर मान ले तो ये क्यू डैश, चूंकि हमें बीच वाले को जो है क्यू डैश माना है, तो ये क्यू डैश अपान 4/3 पाई आर डैश क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ये इतना कट जाएगा, तो ये क्यू अपान आर क्यूब इधर बचेगा, और इधर क्यू डैश अपान आर डैश क्यूब बचेगा। तो अगर यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू निकाले तो हमारा ये भाई ये क्यू डैश निकाल ही रहे हो तो इसके सामने ये है, तो ये नीचे आ जाएगा और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर अगर हम रखते हैं भाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश आर डैश स्क्वायर पर रखते हैं, कहाँ पे? क्यू डैश पे। तो क्यू डैश पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ जो स्क्वायर है ये क्यूब है तो ये कट जाएगा, यहाँ आर डैश बचेगा। तो ये हमारा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर डैश ये हो गया, और नीचे पर आर क्यूब। यही हमारा व्यंजक जो है वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस तरीके से निकल के आता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक इस तरीके से मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोई हमारा अचालक गोला होता है तो इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं,
और गोले के सरफेस पर, सतह पर किस तरीके से निकाला जाता है और गोले के भीतर किस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर समझ में आया हो, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास, इसी में जो और टॉपिक छूटे हुए हैं उसको लेकर